लाहौर अधिवेशन को रावी सेशन कहते हैं, क्योंकि लाहौर रावी नदी के किनारे पर है, जो कि 1929 दिसंबर में हुआ है। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और जैसा हमने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, तो वो आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने अपने पुराने लक्ष्य यानी डोमिनियन स्टेटस को छोड़कर डोमिनियन स्टेटस यानी औपनिवेशिक राज्य के लक्ष्य को छोड़कर पूर्ण स्वतंत्रता, एब्सोल्यूट या टोटल फ्रीडम की बात की, उद्देश्य बना लिया अपना। तो 31 दिसंबर की रात को रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने भारत का तिरंगा झंडा फहराया और कहा कि आगे आने वाली यानी 26 जनवरी को हम आजादी का दिवस मनाएंगे। ठीक है। तो आप जानते हो इन 26 दिनों में आजादी तो मिलेगी नहीं, इसलिए 26 जनवरी का महत्व हमारे नेशनल मूवमेंट में बनाए रखने के लिए आजादी के बाद हमने इस दिन अपना संविधान लागू कर दिया। ठीक है। आपको लिखना इसमें और है, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी से सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन चलाने का आग्रह भी किया। ये है लाहौर अधिवेशन। यहां यह भी तय हो गया कि अब गांधी के उत्तराधिकारी कौन बनेंगे, नेहरू जी होने वाले हैं। एक प्रश्न और बनता है कि आखिर नेहरू जी को ही क्यों बनाया गया यह अधिवेशन का अध्यक्ष। तो कई किताबों में वो जवाब नहीं है, तो आप उसे लिख लेंगे। कांग्रेस में उभर रही यानी राइज हो रही जो वामपंथी आइडियोलॉजी थी, लेफ्ट आइडियोलॉजी थी, उसके इन्फ्लुएंस को कम करना। तो नेहरू क्या इस आइडियोलॉजी को कम कर देंगे? हाँ, क्योंकि नेहरू सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं, तो हम कह सकते हैं जो कि एक प्रकार के वामपंथ का ही छोटा नहीं, लिबरल फॉर्म है। ठीक है। ये था मेन कारण नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का कारण। दूसरा है कि अब पुरानी पीढ़ी के नेता सब ओल्ड हो चुके हैं, तो अब कांग्रेस को नई पीढ़ी के हाथ में देना होगा। इन दो रीजनों से नेहरू जी को अध्यक्ष बना दिया गया। अब आगे लिखेंगे, जो मैं आपको बाद में बताया उसी का 2 लाइन और लिख लीजिए। नेहरू जी ने कहा अधिवेशन में अपना भाषण देते हुए, लिखना अच्छे से, मेंस में भी और प्री में भी, दोनों में, कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूं, माई नेचर इज सोशलिस्ट। मेरी राजाओं और महाराजाओं से निष्ठा नहीं है। I am not believe or faith on
किंग्स ही लिख दो, महाराजा और राजाओं में मेरी कोई निष्ठा या भरोसा नहीं है। तो नेहरू का स्टेटमेंट अपने आप में दिखाता है कि वो समाजवादी हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनता है। लिख लिया सब? ये मेंस में भी लिखना, प्री के सेंटेंस है, मेंस में आपके भी काम आएंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। ठीक है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले आपने समय लिख लिया, आपको दिख ही रहा होगा। हम इसे दो भागों में बांट लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण और द्वितीय चरण से पहले हमें इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हमेशा की तरह। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है? लाहौर अधिवेशन। जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी आज़ादी की मांग को वहाँ रखा ना, उस पर एक बड़ा दबाव था कि गांधी अब अपनी आज़ादी की मांग करें। और गांधी जी ने इन आज़ादी की मांगों के प्रतीक के रूप में अपने पत्र, समाचार पत्र जो छापते थे, वो यंग इंडिया में उन्होंने उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन को 11 फॉर्मूला डिमांड्स दी थी, 11 सूत्रीय मांगे। ठीक है, उसके पीछे गांधी जी का पर्पस सिर्फ केवल एक था कि अगर सरकार इन डिमांड्स को मानती है तो ये तय हो जाएगा या पता लग जाएगा कि सरकार हमारे आज़ादी के लिए, हमारे काम के लिए कितनी इच्छुक है, हमें कितना सीरियसली लेती है। ये कारण तो भारत में पैदा हुआ, एक कारण विदेशों में था, अगर बैकग्राउंड देखना चाहते हो, और वो थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट। वो हम देखेंगे। उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। तो नोट करते जाना, राउंड टेबल समिट कहाँ ऑर्गेनाइज किए गए? लंदन में। ठीक है, और बुलाने का पर्पस क्या था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना, ये उसका पर्पस था। और इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए भारत से भी सभी लोगों को बुलाया गया। ठीक है, लेकिन इससे सबने में क्या 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 लेना देना है? सिविल डिसओबीडियंस का इससे लेना देना ये है। अच्छा, आगे से हम लोग जो सविनय अवज्ञा है ना, इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। क्या होगा? CDM। क्लियर है? तो CDM का और साइमन कमीशन का लेना देना क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं है, और अगर कोई भारतीय नहीं तो भारतीय कांग्रेस शामिल नहीं होगी उसमें, उसकी रिपोर्ट में शामिल नहीं होगी। तो एक तरह का ये क्रॉस चेक है गांधी का। इधर वो क्या कह रहे हैं? आज़ादी मांगेंगे, उधर अंग्रेजों से बात भी नहीं करना चाहते। क्यों बात नहीं करना चाहते? क्योंकि उसमें कोई भारतीय है नहीं। ठीक, तो ये मूवमेंट चलाकर गांधी एक तो कांग्रेस को एक नया ऑक्सीजन देंगे, और दूसरा सरकार पर दबाव बनाएंगे कि तुमने जो साइमन कमीशन भेजा था और जो राउंड टेबल समिट तुम कर रहे हो, उसमें हम नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो उसका परिणाम तुम देख लेना क्या पड़ने वाला है। समझ में आ रही बात? तो गांधी को जो मांगना चाहिए था वो था कहाँ पर? राउंड टेबल में। और उन्होंने कहाँ मांग लिया? लॉर्ड इरविन से मांग ली उसमें से कुछ चीजें। ठीक है, ये दो चीजें इस आंदोलन के पीछे हैं।
जहां से हमें शुरुआत करनी थी। ठीक है, तो आप सीधा अगर आपसे सीडीएम के बारे में पूछे तो अब आप लिखना शुरू कर सकते हैं। ये आंदोलन 2 चरणों में चला। ठीक है, एक 30-31 और फिर 32-34 के फेज में गांधी जी नेतृत्व करते हैं, और एक व्यापक आंदोलन था जिसके चलाए जाने के निम्नलिखित कारण थे। तो जैसा मैंने कहा, पहला, साइमन कमीशन की प्रतिक्रिया और उस पर राउंड टेबल समिट का आयोजन, जिसमें कांग्रेस का भाग ना लेना। ठीक है, वो कहानी मैंने आपको समझा दी। दूसरा, नेहरू रिपोर्ट को सरकार के द्वारा खारिज कर देना, क्योंकि उसमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मानी गई। और तीसरा, जैसा आपको अभी ऊपर लिखा है, अब कांग्रेस पूर्ण आजादी की मांग कर रही है। तो इन 3 परिस्थितियों में बैकग्राउंड में आंदोलन तैयार होगा। जिन लोगों को समझ में ना आए पूछ लें, ठीक है, क्योंकि सब कुछ सामने है, लेकिन मुश्किल कहाँ होती है, रिलेट करने में। तो गांधी की सोच को समझना जरूरी है, तो फिर उस समय की कंडीशंस को भी समझना जरूरी है, तभी गांधी के तरीके को पकड़ सकते हो आप। खैर, तो अगले पैराग्राफ में लिखेंगे आंदोलन की तैयारी के लिए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग जनवरी 30 में साबरमती में हुई, और इसमें गांधी जी को आंदोलन को पूर्ण रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसी सम्मेलन के बाद गांधी जी ने वायसराय को, लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांगे दी, और कहा कि अगर सरकार मान लेती है तो वे सीडीएम नहीं चलाएंगे, और ये मान लेंगे कि सरकार हमें आज़ादी देने की दिशा में सोच रही है। ठीक है, वे 11 मांगे, अगर आप चाहें तो लिख लें, क्योंकि आवश्यकता तो वैसे है नहीं, या ये लिखना चाहो कि उनमें से जो प्रमुख मांगे हैं उनको अगर प्रमुख करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे उसमें सबसे प्रमुख मांग थी नमक कर, सॉल्ट टैक्स को हटाने की। ठीक है, चूंकि ये सबसे बड़ी मांग थी, सबसे बड़ी क्यों है, तो मैं, आप समझो, गांधी हमेशा हर चीज को, उसी चीज को आगे रखते हैं जिससे पूरा देश जुड़ जाए, ये मानकर कि हमारी हमारी गांधी गांधी हमारी बात कर रहे हैं, हमारे हित की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ गांधी नमक को क्यों उठाते हैं, क्योंकि नमक हर आदमी की जरूरत की चीज है। विरोध क्यों करते हैं नमक कर का, क्यों कहते हैं कि जो प्रकृति चीजें देती है वो कर योग्य नहीं होती। ये गांधी का इकोनॉमिक आइडिया भी है, जो हमने गांधी की आइडियोलॉजी में नहीं पढ़ा था, तो आप इस आइडियोलॉजी को वहां जोड़ भी सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को टैक्सेबल नहीं बनाया जा सकता, और सरकार नमक पर कर बहुत समय से ले रही थी। ओके, तो गांधी इस फिलॉसफी का यूज करते हुए इसी को सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। इसलिए सीडीएम को हम क्या कह सकते हैं,
नमक आंदोलन भी कह सकते हैं। तो जैसा हमेशा गांधी खुद करते हैं कि किसी काम को दूसरे से कराने से पहले वो खुद उसे करेंगे। तो गांधी के लिए जरूरी था कि वो नमक यूज करें और टैक्स भी ना दें। इसके उन्होंने दांडी मार्च किया। तो प्री का प्रश्न क्या है इसमें? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? जवाब देंगे गांधी के दांडी मार्च से हुई। ये अलग बात है कि मेंस में दांडी मार्च अलग से एक शॉर्ट नोट बन के पूछा जाता है आपसे। तो जब मेंस लिख रहे होंगे सीडीएम का तो दांडी मार्च को केवल 2 लाइन में खत्म करेंगे, लेकिन हम डिटेल तैयार कर लेते हैं। लेकिन आप वहां लिख रहे होंगे तो शॉर्ट में तैयार करिएगा, लिखिएगा वहां पर। 12 मार्च की शुरुआत है और गांधी को साबरमती से दांडी तट पर जाना है। दांडी कौन से जिले में पड़ता है? नौसारी या नवसारी जिले में, गुजरात में। गांधी चल के गए, मार्च किया गांधी ने। इसे दांडी मार्च का मतलब पैदल यात्रा। मार्च क्यों कह रहे हैं इसे? ऐसा नहीं कि मार्च के महीने में हुआ इसलिए नहीं, बल्कि गांधी पैदल चल के जाते इसलिए मार्च है। 385 किलोमीटर गांधी पैदल चले, है ना। और आप लोगों को सब्जी के लिए किलोमीटर जाना हो तो आप कैसे चल के जाओगे? विपुल तो बुलेट निकालेगा, फिर सब्जी लेने जाएगा, है। और गांधी 385 किलोमीटर पैदल चल के पहुंचे। अब बता सकते हो गांधी ने पैदल यात्रा क्यों चुनी, ट्रेन से क्यों नहीं गए वो? सर, जिससे कि मतलब जब वो यात्रा कर रहे होंगे तो सब लोग उनसे मिल पाए और सब जुड़ पाए उनके साथ। कि इस 350 किलोमीटर की यात्रा में गांधी जहां जहां से गुजरेंगे वहां के लोगों को सर, नमक कर के बारे में बताएंगे और सरकार का विरोध करने के लिए तैयार करेंगे। बिल्कुल जी। ठीक। 24 दिन की यात्रा में गांधी 5 अप्रैल को पहुंच गए थे और 6 अप्रैल की सुबह को उन्होंने मॉर्निंग में तट पर गए, कोस्ट पर, नमक उठाया, जेब में रखा। जेब तो गांधी होती नहीं थी उस समय, तो गांधी ने अपने हाथ में लिया और कहा कि मैं सरकार को कर नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अभिशाप, श्राप मानता। ठीक है, मैं इस सिस्टम को नष्ट करने पर आमादा हूं। ये आबादा लिखा है ना, इसको आमादा करना है आपको। ये सेंटेंस आपके प्री के लिए काम की चीज है। अब राजद्रोह यानी सिडिशन मेरा धर्म बन चुका है। राजद्रोह क्यों है? क्योंकि राज्य के द्वारा बनाए गए नियम को गांधी ने तोड़ दिया। क्या था कि नमक यूज भी करूंगा, खाऊंगा भी और कर नहीं दूंगा आपको। ठीक है, इस तरह से माना जाता है कि 6 अप्रैल को जो सीडीएम है वो स्टार्ट हो जाता है पूरे देश में। गांधी ने कब स्टार्ट कर दिया? 24 मार्च को। पूरे देश में स्टार्ट कब हुआ? 6 अप्रैल। क्यों? ये प्रश्न प्री के लिए बहुत अच्छा है और बहुत कम किताबों में मिलेगा आपको। गांधी ने 6 अप्रैल ही क्यों चुना? क्योंकि 1920 से लेकर अब तक ये सप्ताह विद्रोह सप्ताह के रूप में मनाया जाता था। किसका विद्रोह सप्ताह? जलियांवाला कांड में मारे गए लोगों के विरोध का सप्ताह था, है ना। और आई एम डेड श्योर ये बात आपको नहीं पता होगी, पढ़ा भी नहीं होगा आपने। खैर, तो गांधी सेंटिमेंट्स को यूज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस तरह आपने देखा था तिलक की मृत्यु के बाद उन्होंने तिलक स्वराज फंड बना दिया, लोगों ने तिलक की मेमोरी में 1 करोड़ रुपए भी दे दिया। यहाँ भी उन्होंने वो टाइम चुना जब पूरे देश में, खासकर पंजाब रीजन में क्या होगा, लोग सेंसिटाइज होंगे इस चीज को लेकर। तो अब समझना ये है कि
दांडी यात्रा का महत्व क्या है? क्योंकि इसमें गांधी ने कितने लोगों को चुना? केवल 78 लोगों को चुना। आपने अगर ऊपर लिखा होगा तो, जिनमें से 3 उत्तराखंड से थे। पता होना चाहिए आपको। ये 78 लोग कौन है? कांग्रेस के लोग हैं, अलग अलग राज्यों से आए कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं। तो उत्तराखंड से 3 लोग हैं। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि दांडी यात्रा का महत्व क्या है, इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए और ऐसा पहली बार हुआ कि इस तरीके से पूरे देश से कार्यकर्ताओं का गांधी ने चुनाव किया लिस्ट बनाकर। तो जो लोग सपोज कर उत्तराखंड से गए होंगे उस समय, तो उन्होंने भी गांधी के बारे में पूरे उत्तराखंड में बताया होगा। तो गांधी ने चुना किसको? केवल 3 लोगों ने। लेकिन बाकी 3 लोगों ने पूरे उत्तराखंड को क्या कर दिया? मैसेज दे दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि गांधी हमारे लिए लड़ रहे हैं। बढ़िया ट्रिक है ना? आप तो हर जगह जाएंगे नहीं तो क्या करें? क्योंकि कांग्रेस के संगठन को गांधी ने क्या किया था? रीस्ट्रक्चर कब किया था? असहयोग से पहले। उन्हें पता था कि मैं हर जगह नहीं जा सकता, तो उन्होंने मैसेज पहुंचाए और लोग तैयार हो गए। ठीक है। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिला और अधिकांश लोगों ने बड़े लेवल पर भागीदारी भी की, पार्टिसिपेशन भी किया। ठीक है। और गांधी अब महात्मा बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है लोग उनको चमत्कारिक मानते ही हैं। तो कई लोग तो दर्शन करने ही आ रहे हैं। दर्शन करने आ रहे हैं तो फिर वो सुन भी रहे हैं गांधी क्यों आए भैया यहाँ पर, कि नमक को कर नहीं देना है, नमक कर। ठीक है। चलो, एक रीजन और था गांधी पैदल चलने का, क्योंकि ब्रिटिश मीडिया अब काफी एक्टिव हो चुका था इस समय तक आते आते। इसलिए एक पत्रकार भी उनके साथ में था। तो पूछा जाता है कौन सा पत्रकार गांधी के साथ दांडी मार्च में गया था। ठीक है। क्योंकि गांधी अब इंटरनेशनल हस्ती थे ना, तो आसान नहीं था गांधी को इग्नोर करना किसी के लिए भी। तो बॉब मिलर एक पत्रकार है जो गांधी के साथ गया। और भी लोगों ने कवरेज दिया, पूरे वर्ल्ड वाइड कवरेज मिला गांधी को। इससे कवरेज क्यों मिला? कि एक ऐसा आदमी जो नॉन वायलेंस के थ्रू सरकार को चैलेंज कर रहा है। ब्रिटेन के लिए तो बड़ा मुश्किल है ये चीज मानना। अच्छा, पता है आपको कि इस समय आइंस्टीन क्या बोलने वाला है गांधी के लिए? स्टेटमेंट याद है ना जो मैंने आपको शुरुआत में लिखाई थी गांधी के लिए, कि आगे आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं कर पाएंगी कि हाड़मास का एक ऐसा व्यक्ति भी हुआ है। इसी को क्या कहते हैं? गांधी आइंस्टीन चैलेंज कहा जाता है ना? तो वाकई ब्रिटिश मीडिया सरप्राइज थी, या पूरे देश विश्व की मीडिया की, एक आदमी सिंपल जो कपड़ा भी नहीं पहनता है वो कैसे ब्रिटिश एम्पायर को इतनी बड़ी चुनौती दे रहा है। तो अनडाउटली अगर आप इमेजिन कर सकें तो सोचें गांधी कितना बड़ा प्लान करके चले वहां से। खैर, तो आपको लिखना यही है कि दांडी यात्रा का महत्व है कि विदेशी मीडिया ने गांधी को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया और उनके तरीके को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। तरीके में पूरे देश का, विश्व का इंटरेस्ट था गांधी इस बार क्या ऐसा करते हैं जो ब्रिटिश सरकार को घुटनों पर ला दे। है ना? चूंकि यात्रा नॉन वायलेंस थी, इसलिए लोगों को जुड़ने में कोई समस्या नहीं हुई, लोग जुड़े भी। तो इससे गांधी का जो जनाधार था, पब्लिक बेस था, वो और वाइड हो गया। ठीक है। अगर क्वेश्चन प्री में बन सकता है कि जो टैक्स रेट है नमक पर, वो टैक्स रेट कितनी थी, तो माना जाता है कि लागत मूल्य का यानी कॉस्ट का 14 टाइम ज्यादा, 14 गुना ज्यादा सरकार टैक्स देती थी। इसी को इसलिए गांधी ने इसको अन्यायपूर्ण कर कहा था, अनजस्टिफाइड टैक्स है ये। ठीक है। तो
कई लोगों ने गांधी की तुलना विश्व के अन्य आंदोलनों से भी की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नमक केवल भारत में चला हो मूवमेंट। विश्व के कई देशों में नमक टैक्स मूवमेंट या सॉल्ट मूवमेंट चल चुके थे। ठीक है, तो अगर आप होमवर्क करना चाहें तो इसमें होमवर्क ये कर सकते हैं कि इस समय सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की तुलना किससे की। ठीक है, अब लिखें आप सीडीएम की विशेषताएं या क्या क्या कार्यक्रम इसमें शामिल थे। नंबर 1, नमक कर तो देना ही नहीं था। दूसरा, जो भी अन्यायपूर्ण कानून थे उनका विरोध करना था। अन्यायपूर्ण कानून कौन से? वही नेचुरल रिसोर्सेज पर जहां जहां सरकार टैक्स लगा रही है वो सारे कानून अन्यायपूर्ण माने जाएंगे। जैसे उत्तराखंड में फॉरेस्ट वन सत्याग्रह चलेगा, है ना, क्योंकि उत्तराखंड में नमक की समस्या तो है ही नहीं, या नमक तो बनने का स्पेस तो है ही नहीं कहीं भी। तो लोगों ने फिर लोकल लेवल पर अनजस्टिफाइड टैक्स कानूनों का विरोध किया, क्योंकि सरकार ने कानून बना रखे थे फॉरेस्ट पॉलिसी में कि जो हक हकूक कहते हैं, स्थानीय हक हकूक का सीधा मतलब होता है जंगल में जो लकड़ी लेने का अधिकार है, जंगल के जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको लेने का अधिकार है, उस पर सरकार रोक नहीं लगा सकती। ठीक है, यद्यपि उत्तराखंड में देहरादून में कुछ लोगों ने विकास नगर में आसन पुल के पास जाकर नमक बनाने का प्रयास जरूर किया है। ठीक है, तो कहने का आशय है कि जहां नमक बनाने की संभावना नहीं थी वहां लोगों ने लोकल लॉज को तोड़ा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या था? अन्य कानूनों की अवज्ञा नहीं मानना है, डिसोबीडियंस है। कौन से कानून है वो आपकी समझ में आ गए होंगे। तीसरा, बहिष्कार तो हमेशा से चलता रहा था, तो बॉयकॉट पॉलिसी भी चलाई गई, और बॉयकॉट में फिर वही सरकारी नौकरी छोड़ना है, वकालत की प्रैक्टिस नहीं करना है, सरकारी स्कूल छोड़ देने हैं, वो सब काम भी हमेशा की तरह होते रहे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है टैक्स ना देने में जनता का हमेशा फायदा रहता है, तो चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, सबने गांधी का साथ दिया। नमक महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय भी है, इसलिए उन्होंने भी साथ दे दिया। ठीक है, और चूंकि नमक मुसलमान भी और हिंदू सब खाते हैं, तो गांधी ने पहली बार की तरह इसमें गलती नहीं की कि खिलाफत जैसे धार्मिक मुद्दे को जोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, नमक एक सेकुलर इशू है, तो कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। तो मुसलमानों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब लिखेंगे आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ। तो प्रसार लिखें तो लिखेंगे चारों दिशाओं में, भारत की चारों दिशाओं में से गांधी को समर्थन मिला। ठीक है, चारों दिशाओं का मतलब देश के हर कोने से मिला। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हम देखेंगे, यानी पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में गांधी को समर्थन किसने दिया? खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके रेड कुर्ती लाल कुर्ती आंदोलन में। ठीक है, लाल कुर्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग लाल कुर्ता पहनकर अपना मूवमेंट चला रहे थे। लाल कुर्ता पहन के कौन सा मूवमेंट चला रहे थे वो लोग? खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार।
जिसके नेतृत्व करता थे शेर अफगानिस्तान या पेशावर, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान पठान थे वो। तो एक अलग शॉर्ट नोट पेशावर घटना से पूछा जाता है, अलग से भी आप उसे लिख सकेंगे, लिखिएगा उसे, है ना। और आपके सामने ये मैंने रख दिया है यहाँ पर, ये पूरा आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक आपके लिए होगा, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी क्यों कहते हैं? इसमें सीमांत शब्द का मतलब कोई बता सकता है क्या है? फ्रंटियर शब्द का मीनिंग क्या है इसमें? बताओ। नहीं पता? सर फ्रंटियर जो बॉर्डर एरिया होता है सर, बिल्कुल बॉर्डरिंग एरिया। बिल्कुल ठीक, यही लॉजिक है। लीडर लीडर एक क्योंकि नहीं, क्योंकि वो फ्रंट वाला नहीं है यहाँ, फ्रंट का मतलब यहाँ पर क्योंकि वो सीमांत है, वहां भारत की सीमा समाप्त होती थी, है ना। पेशावर, इस पेशावर का क्षेत्र है ये, ठीक है। और गांधी क्यों कह रहे हैं उनको? क्योंकि उनके काम करने का तरीका बिल्कुल गांधी जैसा है, इसलिए वो फ्रंटियर गांधी है, ठीक है। उनके अन्य टाइटल बादशाह खान, फक्र अफगान कहा गया है। और याद रखना ये मूवमेंट गांधी के समय शुरू नहीं हुआ, पहले से चल रहा था, 1929 से ही। लाल कुर्ता पहनने का कारण कम गंदा होना था। और जब ये लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां गढ़वाल राइफल्स के लोग, रेजिमेंट के लोग अपॉइंटेड थे। गढ़वाल राइफल के लोगों को, सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को आदेश दिया गया कि क्या करें, वो इन खुदाई खिदमतगारों पर गोली चलाएं। तो उनके जो नेता थे, कौन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बदले उनको वहां से कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया गया, ठीक है। कौन सी वाली है यहाँ पर राइफल? 18 रॉयल गढ़वाल राइफल्स है। तो उत्तराखंड पीसीएस बहुत जल्दी आने वाला है, आपके लिए क्वेश्चन तैयार है। कहने का मतलब उत्तराखंड के लोगों की भूमिका इस आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण रही, सविनय विज्ञान, ठीक है। इसी को पेशावर इंसिडेंट कहते हैं, पेशावर इंसिडेंट। इस मूवमेंट में 90% यूथ मुस्लिम्स काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो नॉर्थ वेस्ट का फ्रंटियर का गांधी को सपोर्ट मिल गया है। और सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिले? बंबई लिखिएगा। बंबई में जगह का नाम है धरसाना। गांधी खुद है वहां पर, लेकिन गांधी गिरफ्तार हो जाएंगे और यहाँ गांधी के पुत्र मणिलाल भी सामने आ गए हैं। तो एकमात्र आंदोलन जहां पर इस तरह से गांधी के पुत्रों की भूमिका सक्रिय है। गांधी के गिरफ्तार होने के बाद सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया वहां पर। इस घटना को किसने दिखाया? वही ब्रेव विलर जो गांधी के साथ शुरू से था वहां पर। इसमें एक तीसरा नाम भी है, अली इमाम साहब, ठीक है। बंबई में ही अगला काम था जो आपकी स्लाइड में नहीं है, लिख लीजिए। मजदूरों का संघर्ष था, लेबर फाइट थी, जिसमें शोलापुर, जहाँ की चप्पलें बड़ी पॉपुलर हैं, आप जानते होंगे, शोलापुर और अहमदनगर के मजदूरों ने गांधी की गिरफ्तारी के बाद बहुत प्रोटेस्ट किया, हिंसा भी हुई और कुछ लोग मारे भी गए।
तो बस वहां जगह का नाम याद रखना है, अहमदनगर और शोलापुर, मजदूरों का रिवोल्ट है। ठीक है, चलो बाकी एरिया फटाफट देख लेते हैं। हाँ, गांधी गिरफ्तार कब हो गए हैं? लगभग 1 साल और 1 महीने बाद ही। और गांधी जी कहाँ रखे जाएंगे इस समय? यरबदा जेल, ये ध्यान रखना। गांधी इस समय पूना की यरबदा जेल में है। अन्य जगह कहाँ कहाँ है तो वो आपके स्लाइड में नहीं है, आप लिखते जाएं फटाफट। बिहार में चौकीदारों का आंदोलन था। बंगाल में JJN सेनगुप्ता और सुभाष चंद्र बोस। असम में फॉरेस्ट मूवमेंट चला, लीड कर रही थी चंद्रप्रभा। उड़ीसा में गोप बंधु चौधरी। केरल में केलप्पन केलप्पन। कर्नाटक में सैनकोट्टा। तमिलनाडु में राजगोपालाचारी। ठीक है, मणिपुर और नागालैंड अब लिखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर से क्लिक कर लें आप लोग।